अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। उसने आवाज़ देकर अब्रिश को अपने पास बुलाया था। अब्रिश उसकी आवाज़ सुनते ही किचन से भागकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे तक पहुंची थी। उसने अब्रिश को अपने सामने बैठने का कहा। अब्रिश खामोशी से उसके सामने बैठ गई थी। वो सिगरेट पे सिगरेट पीते उसे देखे जा रहा था। कमरे की खिड़कियां भी बंद थीं और दरवाज़ा भी बंद था। सारे कमरे में सिगरेट की बू फैली हुई थी। उसने एक सिगरेट जलाई और पीने लगा। दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। यूं ही करते करते उसने 2 डब्बियां ख़त्म कर ली थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जबकि अब्रश अभी तक उसके सामने बैठी उसके हुक्म की मुंतज़िर थी कि वो उसे हुक्म दे और उसका हुक्म बजा लाए। लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उसे कोई हुक्म नहीं दिया था। अब्रिश को अभी इस धुएं और इस बू से कोफ्त होने लगी थी। उसका दम घुटने लगा था। पहले ही उसे सिगरेट से काफ़ी एलर्जी थी। उसने हिम्मत करते हुए उसके हाथ में पकड़े सिगरेट को लिया और डस्टबिन में फेंक दिया। कहने लगी कि बस कर दो, अब काफ़ी है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इसकी इस हरकत पर इरहाम को गुस्सा आया। उसने वो सिगरेट एक बार फिर से निकाल कर सुलगता हुआ सिगरेट उसके हाथ पर ऐसे जोर से रगड़ा कि उसका हाथ जल उठा था और वो सिसक उठी थी। फिर उसने उसके बालों से पकड़ा और उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कहने लगा कि ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर में खून बहा के तौर पर आई हुई हो। और खून बहा के तौर पर आई हुई औरत की क्या हैसियत होती है। इसलिए आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत करने की सोचना भी मत, वरना आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार जान से ही मार दूंगा। ये कहते हुए उसने उसे बेड पर पटका और खुद बाहर निकल गया। सिगरेट लगने की वजह से अब्रिश के हाथ पर जलन हो रही थी और एक गहरा जख्म भी हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतना सफाक इंसान उसकी जिंदगी में लिख दिया गया था। भला अब्रिश ऐसा इंसान कहाँ डिजर्व करती थी। उसे अपनी माँ की वो बात याद आई थी जब पहले ही दिन वो किचन में गई थी और उसका हाथ जल गया था। उसकी माँ और उसका बाप तड़पते हुए उसके पास आए थे और उसे मरहम लगाने लगे थे। उसके जलने की वजह से उसका बाप रोने लगा था। आज उन्होंने ऐसे इंसान के साथ उसे कैसे रुखसत कर दिया था, और यही वो सोच रही थी। अरहम ने उसे बेड पर पटक दिया और खुद दरवाज़ा बंद करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आज उसने कमरे को लॉक कर दिया था। उसकी चीखें कमरे से बाहर आ रही थीं। वो रो रही थी। जैसे ही अरहम कमरे से बाहर निकला, सामने उसने अपनी माँ को खड़े पाया। वो उसे हैरानगी से देख रही थी। क्या हुआ अरहम? वो कहने लगा, कुछ नहीं अम्मी। अम्मी जान, ये किस चीज़ को आपने मेरे पल्ले बांध दिया है? गले ही पड़ गई है। ये मेरे यहाँ ठीक है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये भी अपनी औकात ना भूले। ये एक मामूली सी लड़की है और वनी के तौर पर, किसास के तौर पर आई हुई है हमारे पास। और किसास के तौर पर आई हुई औरत को कभी भी वो मुकाम नहीं मिलता जो एक खानदानी औरत को मिलता है। समझा दीजिएगा इसे। और मैं इसके सामने लॉक लगाकर जा रहा हूँ। खबरदार किसी ने इसके सामने दरवाज़ा खोला तो वो उसे कुछ खाने के लिए दिया। ये कहते हुए वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ भागते हुए बाहर निकल गया। अरहाम खानजादा एक वडेरा था। इस पूरे गांव में वो मलकों के नाम से मशहूर था और सारा गांव उनकी रियाया के तौर पर मशहूर थी। इस गांव के सारे लोग इन्हें खानजादों की खातिर तवाज़ो में लगे रहते थे। ये सारे लोग इनके खादिम थे और ये लोग इनके मालिक। इस गांव का ये दस्तूर था कि अगर कोई किसी के हाथों मर जाता तो इसके एवज या तो जिसने कत्ल किया होता उसका कत्ल किया जाता, या फिर उसके बदले में जो मकतूल के वालिदैन कहें वही लिया जाता है। यहाँ इस वक्त अब्रिश के बाप से भी ये गलती हो चुकी थी। उसके हाथों इरहाम का बड़ा भाई कत्ल हो गया था, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हुआ था और वो उसके बदले में अब्रिश के वालिद का कत्ल चाहता था, लेकिन वो तो हरगिज नहीं करने दिया जाता। इसीलिए उसने वनी के तौर पर, किसास के तौर पर अब्रिश का हाथ मांग लिया था।
इससे पहले ही वो अब्रिश को स्कूल आते जाते देख चुका था। अब्रिश कोई बड़ी औरत ना थी, बल्कि 16 साल की एक लड़की थी। उसने अपने भाई के कत्ल के एवज अब्रिश को वनी के तौर पर मांग लिया था। उसके बाप ने ना चाहते हुए भी अब्रिश को उनके हवाले कर दिया। अब्रिश एक खून बहा के तौर पर यहाँ आई थी और अब वो इरहाम खानजादा की निगाह में थी। वो ना तो उसे अपनी बीवी तस्लीम करता था, ना उसे बीवी का कोई हक देता था और ना ही उसे छोड़ता था। उस पर जुल्म करता और अगर वो अपने साथ इस होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती तो उसे मारता और तरह तरह के जुल्म उस पर ढाता। इरहाम के भाई के कत्ल से पहले इरहाम अब्रिश से बहुत मोहब्बत करने लगा था और इरहाम बहुत जल्द अब्रिश के लिए रिश्ता भेजने वाला भी था। लेकिन खुदा का करना यूं हुआ कि अब्रिश का बाप शिकार के लिए बाहर गया और वहां उसने जैसे ही गोली चलाई, सामने से इरहाम का भाई इंजमाम बाहर निकल आया था और अनजाने में ही गोली उसे लग गई थी। ये सब कुछ देखकर इरहाम तो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे अपने बड़े भाई से ऐसा प्यार था जैसे उसे अपने बाप के साथ था। उसका बाप तो बचपन में ही इंतकाल कर गया था और उसका यही बड़ा भाई ही तो था जिसने उसे पाला था, बाप का प्यार दिया था, जिसमें वो अपने बाप का अक्स देखता था। अब भला जब वो यूं चला गया था तो इरहाम आराम से कैसे बैठता। उसने बदला लेने का सोचा और बदले के तौर पर अब्रिश के बाप का कत्ल करना चाहता था। लेकिन उसकी ये डिमांड पंचायत में ना मानी गई। तो उसने कहा कि मैं अगर उसे नहीं मार सकता तो फिर मुझे उसकी बेटी वनी में चाहिए। ये बात सुनकर अब्रिश का बाप लरस गया था। वनी में गई हुई औरत की अहमियत क्या होती है वो अच्छे से जानता था, क्योंकि अब्रिश की माँ भी वनी के तौर पर आई हुई थी और वनी के तौर पर आई हुई औरत एक पालतू कुत्ते के अलावा कोई हैसियत नहीं रखती। जब उसे उसकी बेटी वनी के तौर पर मांगी गई तो वो लरस गया, लेकिन उसके पास अपनी बेटी देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने इरहाम के साथ पंचायत में उसका निकाह किया और उसे भेज दिया। अब उसका और अब्रिश का एक दूसरे से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं था। अब्रिश इरहाम के घर दुल्हन बनकर आ चुकी थी। ये तो इरहाम की हमेशा से ख्वाहिश थी, लेकिन इस ख्वाहिश का यूं पूरा होना उसने कभी नहीं सोचा था। अब इरहाम जब भी अब्रिश को देखता उसे अपने मरहूम भाई की याद सताने लगती, जैसे अब्रिश का बाप मार चुका हो। अब्रिश के चेहरे पर उसे वो खून के छींटे नजर आते जो उसके बाप ने उसके भाई के बहाए थे और उसे अब्रिश से नफरत सी होने लगी थी। अक्सर वो सिगरेट पीने लगता और अब्रिश को अपने पास बिठा लेता। वो जानता था कि अब्रिश को सिगरेट के धुएं से एलर्जी है और उसका दम घुटने लगता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसा करता था। वो चाहता था कि जितनी अजियत उसे उसके भाई के बिछड़ने की हुई है, उससे कहीं ज्यादा अजियत वो उसे देना चाहता था। वो चाहता था कि अब्रिश उसके पास भी रहे और वो उसे जलील भी करता रहे। कभी कभी जब वो अब्रिश को अजियत देता तो अब्रिश पहले कुछ सोचते हुए उसके हाथ से सिगरेट लेकर दूर फेंक देती थी या फिर इससे बात करना चाहती थी तो वो उसके बालों से पकड़कर उसे उसकी औकात याद दिला देता था। हमेशा उससे यही कहता था कि तुम ये मत भूलो कि तुम वनी में आई हुई हो, खून बहा के तौर पर आई हुई लड़की हो, और खून बहा के तौर पर आई हुई औरतों को घर में कैसे रखा जाता है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने फिर भी तुम्हें बीवी का दर्जा दिया हुआ है, इस घर की एक फर्द का दर्जा दिया हुआ है। तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम मेरे सामने ज़ुबान चलाती हो। ये देखकर अब्रिश की आंखों से आंसू बहने लगते और अब्रिश इस बात पर बिल्कुल भी यकीन ना कर पाती कि कुछ अरसा पहले जो अरहाम इसकी खूबसूरती के गुण गाता था, आज वही उसे इस कदर तकलीफ दे रहा है, इससे इस कदर नफरत का इजहार कर रहा है। अब्रिश रोती सिसकती उसकी मिन्नतें कर रही थी कि ऐसा मत करो, लेकिन वो कभी उसके बालों से पकड़कर नोच लेता और कभी उसके हाथ पर सुलगता हुआ सिगरेट इस तरह से लगा देता कि वो तड़प उठती थी और उसकी इस तरपाहट पर वो खुश होता था। हकीकत में अब्रिश का यूं सिसकना और रोना उसे अच्छा लगता था। उसे इसको तड़पाकर मज़ा आता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसके तड़पने में उसका अपना दिल भी तड़प उठता है। वो एक खुदगर्ज इंसान बन चुका था। अब्रिश की पढ़ाई भी छूट चुकी थी और वो अब घर में इस हवेली की दीवारों में कैद होकर रह गई थी।
घर में इसके साथ जो सलूक बरता जाता था वो इसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी सह रही थी। कभी कभी यूं भी होता कि माँ बाप के कामों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, और वो भी अपने बाप के किए की सज़ा भुगत रही थी। इधर अबरीश का बाप उसे वापस लाने क्या सोच रहा था। वो जानता था कि उसकी बेटी के साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। जो उसने अबरीश की माँ सईदा का किया था वो इसके सामने ही था, लेकिन अबरीश उसका अपना खून थी और उसे अब अबरीश की तकलीफ अपने दिल पर महसूस हो रही थी। जब अपनी बेटी पर आई तो समझ आया कि ये कैसी तकलीफ होती है। बेटी जब वनी के तौर पर जाती है तो वालिदैन को क्या महसूस होता है, यही बात उसे खाए जा रही थी। उसने अपने एक भतीजे से अबरिश का रिश्ता तय कर लिया था और अब वो अबरिश के लिए यहाँ पर लड़ने तक आ चुका था। वो चाहता था कि उसकी बचपन की मंगेतर उससे दूर ना हो। वो अब अबरिश के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि अबरिश की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। घर पर अरहाम मौजूद नहीं था। उसकी सास उसे लेकर अस्पताल की तरफ जाने लगी कि रास्ते में कुछ आदमियों ने उन्हें रोककर अबरिश को उठा लिया था। उसकी सास ये देखकर बहुत घबरा गई थी। उसने जल्दी से इरहाम को कॉल की। जब इरहाम को ये पता चला कि अबरिश अगवा हो चुकी है, अब उसे कुछ लोग उठाकर ले गए हैं, तो वो पागल हो गया था। वो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था जब उसे उसकी माँ की कॉल आई और उसे पता चला कि अबरिश को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ बिना चप्पल पहने भागता हुआ गाड़ी तक आया और गाड़ी तेज तेज भगाता उस जगह तक ले गया जहाँ उसकी माँ ने उसे कहा था कि वो यहाँ आया तो उसकी माँ रो रही थी। अभी तक वो यहीं खड़ी थी, ड्राइवर भी साथ ही था। उसने आते ही ड्राइवर पर झपटना शुरू कर दिया। उसने ड्राइवर के गिरेबान से उसे पकड़ा और कहने लगा, तुम अंधे थे? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ कौन है? और तुमने ऐसा कैसे होने दिया कि वो लोग अबरिश को उठाकर ले गए हैं? वो डर के मारे कहने लगा, साहब जी, मैं नहीं जानता था कि कैसे वो हुआ। वो लोग कौन थे और कहाँ से आए थे? लेकिन वो सामने की तरफ गए थे। वो अबरिश बीबी को उठाकर वहीं ले गए हैं। उनकी गाड़ी को मैंने वहीं जाता देखा है। उसने आगे की तरफ हाथ किया था। इरहाम भागता हुआ एक बार फिर से अपनी सीट पर बैठा और जल्दी से गाड़ी को उसी तरफ भगा दिया। उसे माँ का भी ख्याल नहीं था। उसकी माँ ने ड्राइवर से कहकर घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली थी। वो ड्राइवर की बताई हुई जगह तक पहुंच चुका था। इर्द गिर्द कोई भी घर मौजूद नहीं था, वीराना ही वीराना था। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यहाँ पर तो किसी इंसानी आबादी का नामो निशान तक नहीं था। ये गांव से बहुत दूर कोई वीरान सी जगह थी। वो इधर उधर देखता अबरिश को तलाश करता रहा, लेकिन अबरिश ना मिली। रात गए तक वो इसी एरिए के गिर्द घूमता रहा था। उसे अबरिश कहीं दिखाई ना दी तो वो घर वापस आया। उसकी माँ अभी तक उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसकी आंखें रोई रोई सी लग रही थीं। उसकी माँ उसे देखकर हैरत में पड़ गई थी। ये तो वो इरहाम था जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था। आज भला कैसे ये इरहाम किसी छोटी सी लड़की के पीछे रो रहा है? इरहाम के लिए ये बात कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये उसकी ज़िंदगी, उसकी सबसे प्यारी चीज़ की बात थी। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था। उसे आज इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था। पिछले 2 दिन उसने भूखे पेट कमरे में बंद किए अपने आप को रखा और उसे एक बूंद पानी तक पीने ना दी। इसी वजह से उसने इससे सिगरेट लेकर फेंका था। इसके हाथ पे जख्म भी था। उसे बार बार उसकी याद आती और उसका दिल तड़प उठता था। उसे बिल्कुल सुकून मिल नहीं रहा था। उसने अपने कुछ वफादार अपने साथ लिए और उसके बाप के दरवाजे पर जा पहुंचा। अबरिश का बाप इस वक्त घर पर मौजूद था। उसने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अबरिश का बाप भागता हुआ बाहर आया तो सामने इरहाम को खड़ा देखकर चौंक सा गया। कहने लगा, तुम? तो उसने कहा, हाँ, अबरिश कहाँ है? अभी के अभी मुझे अबरिश चाहिए। अगर मुझे अबरिश ना मिली तो मैं आग लगा दूंगा, तुम्हारे इस घर को आग लगा दूंगा, मार डालूंगा सबको। वो पागल हो रहा था। उसे देखकर अबरिश का बाप भी काफी परेशान हो गया था। कहने लगा,
हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अब्रिश को घर वापस ले आऊंगा, लेकिन मैं अब्रिश से मिला तक नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि अब्रिश कहाँ गई है। उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन ना आया। वो भागता हुआ उसके घर की तलाशी लेने लगा। उसने अपने गार्ड से कह दिया कि सारा घर छान मारो। घर का एक एक कोना वो देख चुका था, लेकिन अब्रिश का कहीं नामो निशान तक नहीं था। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि अब्रिश घर पर नहीं है, लेकिन वो उसे वार्न करता हुआ गया और कहने लगा कि अगर मुझे अब्रिश ना मिली तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जबकि वो इसी सोच में था कि उसके पैर में जूते तक नहीं थे। वो बिना जूते पहने इस कदर पागल हुआ जा रहा था, उसे अपना होश भी नहीं था। अब्रिश को ढूंढने में वो तन मन लगाए बैठा था। उसने पुलिस से कहकर जगह जगह पर चौकियां लगा दी थी और पुलिस जगह जगह पर उसे ढूंढ रही थी, लेकिन अब्रिश का कहीं नामो निशान भी नहीं था। अब्रिश को ना पाकर वो बेसुकून इधर उधर भटक रहा था। अचानक से उसे वो कॉल याद आई जो उसे उस रोज सुबह ही सुबह आई थी। वो उसे उसके ससुर के नंबर से आई थी। वो एक बार फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हुआ अब्रिश के बाप के घर पर जा रुका। उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया था। अब्रिश का बाप उस वक्त सो रहा था और वो रात का वक्त था। जब उसके दरवाजे की दस्तक पर आंख खुली और वो दरवाजे तक आया, एक बार फिर से इरहाम को अपने सामने देखकर वो बहुत हैरान हुआ था। इरहाम इससे कहने लगा कि वो कौन था जिसने सुबह आपके नंबर से मुझे कॉल की थी। मुझे अभी के अभी उसका पता जानना है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो अब्रिश को उठाकर ले जाएगा। बताओ मुझे, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें गोली मार दूंगा। इरहाम किसी भी लिहाज को भी अब बालाए ताक रखते हुए उस पर बंदूक ताने खड़ा था। वो कहने लगा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भतीजा है। मैंने बचपन से अब्रिश की बात उसके साथ मंसूब कर रखी थी। अब जब उसे ये पता चला कि अब्रिश को मैंने तुम्हारे निकाह में दे दिया है, तो वो पागल हो चुका है। यकीनन उसी ने ही उठाया होगा। मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। अगर अब्रिश उसके पास हुई तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो उसके पास महफूज होगी। उसकी ये बात सुनकर इरहाम के तन मदन में आग लग गई थी। उसने उसे एकदम घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया और कहने लगा, मुझे अभी के अभी उसका पता बताओ। अब्रिश का बाप गुस्से से कहने लगा कि मैं हरगिज तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगा। मेरे लिए मेरी बेटी ज्यादा अहम है। तुमने तो मुझसे मेरी बेटी लेकर एक कैद में डाल दी है। मैं अपनी बेटी को हरगिज बनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही डालो, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास हरगिज नहीं रहने दूंगा। अब्रिश का बाप अमजद उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। तभी इरहाम कहने लगा कि अब तुम्हें तकलीफ हो रही है, जब अपनी बेटी की बात आई है। उस वक्त तुम्हें पता नहीं था, जब सालों पहले तुम नरगिस को अपनी तहवील में लिए वनी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे थे। सारी जिंदगी आपने उस औरत को किस कदर रंज पहुंचाया है, आपको कुछ मालूम है? इरहाम गुस्से से कह रहा था, जबकि वो कहने लगा कि ये हमारा आपस का मामला है, तुम इसमें ना ही बोलो तो अच्छा है। जबकि वो काफी गुस्से में तड़प कर बोला था, वो भी हमारा मामला था और ये भी हमारा ही मामला है। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे बता दो कि अब्रिश कहाँ है। बताओ, कहाँ है अब्रिश? वो इस पर बंदूक ताने कह रहा था। उसने एक वीराने में जाकर गाड़ी रोक दी थी। कहने लगा कि अगर मैंने इस वीराने में तुम्हें मार कर तुम्हारी बोटियां बोटियां करके भी फेंक दी तो किसी को पता नहीं चलेगा और तुम यहाँ सिसकते हुए मर जाओगे। इरहाम कोई भी तमीज नहीं रख पा रहा था। सारी बात वो कहकर तमीज के दायरे से निकले। वो यही कह रहा था कि मुझे मेरी बीवी का पता चाहिए। अचानक अब्रिश के बाप अमजद के फ़ोन पर कॉल आने लगी और उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और अभी अटेंड करने ही लगा था कि इरहाम ने झपट कर उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और मोबाइल कान से लगाए खामोशी से बैठा रहा। आगे से वो कह रहा था कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप कब आएंगे? मैंने अब्रिश को उठा लिया है। इस बात का सुनना था कि इरहाम चिल्ला उठा, कहाँ है मेरी बीवी? मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। मेरी बीवी को तुमने हाथ कैसे लगाया? अभी के अभी बताओ कि तुम कहाँ हो। मैंने तुम्हारे चचा को अपनी तहवील में लिया हुआ है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उसे मार डालूंगा।
इस बात का सुनना था कि आगे से कॉल कट गई थी, लेकिन अब वो जान चुका था कि अबरिश कहाँ होगी। उसने कहा कि उसके डेरे का पता बताओ, अभी के अभी बताओ, लेकिन वो नहीं बता रहा था। अचानक इरहाम के नंबर पर कॉल आने लगी। इरहाम ने जल्दी से कॉल अटेंड की और कान से लगाई। आगे से ना जाने किसने क्या कहा कि उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और भगाते हुए एक फार्म हाउस तक ले आया। ये फार्म हाउस इर्द गिर्द कोई भी घर नहीं था। चारों तरफ हद्दे निगाह खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। वो इस फार्म हाउस के सामने गाड़ी रोककर उसके बाप को बाहर निकालता हुआ यहाँ तक ले आया था। पीछे से भी कुछ गाड़ियां आकर उनके साथ मिल चुकी थी। ये गाड़ियां इरहाम के लोगों की थी, जो असलहे से लैस थे। उसने जैसे ही गाड़ी इस दरवाजे पर रोकी, इन पर फायरिंग शुरू हो गई, क्योंकि सामने से बैठा शख्स ये जानता था कि यहाँ पर कौन आया है। इरहाम के तमाम आदमी चौकन्ने हो गए और जवाब में फायरिंग करने लगे। इरहाम अबरिश के बाप को लिए आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। गोलियां चलाता हुआ निडर बेबाक सा इंसान बने वो आगे आगे बढ़ रहा था। एक हिम्मत थी जो उसे हो रही थी। पता नहीं क्या था कि वो इतना ताकतवर हो चुका था कि उसे सामने से चलने वाली गोलियां भी खौफजदा नहीं कर रही थी। वो इन गोलियों का मुकाबला करते हुए सामने बरामदे तक पहुंचा था। इस फार्म हाउस का अहाता बहुत तवील था, बहुत लंबा था, और यहाँ तक आते आते उसे तकरीबन 10 मिनट लगे थे। जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे ताश खेल रहे थे। उनको आता देखकर वो उठ खड़े हुए थे। उनके ताश के पत्ते बिखर गए थे और वो खुद बंदूकें संभाले उनके सामने खड़े थे। ऐन मुमकिन था कि इरहाम के सीने में गोलियां उतार देते, लेकिन उसके साथ आते शख्स को देखकर वो सब चौंक से गए थे। इन सब की चलती बंदूकें अब बंद हो चुकी थीं। सामने इरहाम खड़ा था। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था, जबकि उसका एक हाथ पिस्तौल पर था और दूसरे हाथ से उसने अब्रिश के बाप को पकड़ रखा था। कमरे से निकलने वाले शख्स ने ठिठक कर इस शख्स को देखा था, जो अब्रिश के बाप को पकड़े हुए था। कमरे से निकलने वाला इंसान सफ़ेद कपड़े पहने, ऊपर काली शॉल लिए उस शख्स को देख रहा था। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और आगे बढ़ने लगा। मैं जानता था इरहाम, तुम जरूर आओगे, और देखो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अभी के अभी मेरी अब्रिश को तलाक दो। अब्रिश सिर्फ मेरी है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसके रोने से लग रहा था कि जैसे वो इरहाम को जानता हो। इरहाम ने ठटक कर उसे देखा। तुम कमीने इंसान, आस्तीन के सांप निकले तुम। इरहाम ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि आगे वाला कहने लगा, अरे नहीं, आस्तीन का सांप मैं नहीं बल्कि तुम निकले। तुमने मेरी मंगेतर को अपने निकाह में लिया है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपनी मंगेतर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर उसने कहा, अगर इतने ही ताकतवर हो तो फिर मुझसे अपनी मंगेतर को छुड़वा कर देखो। कहाँ है मेरी बीवी? अभी के अभी इसे मेरे सामने लाओ। वो गुस्से से कहता हुआ झिड़क कर बोला था। गोलियां भी चल रही थीं। इन दोनों के आदमी एक दूसरे को मारने में मशगूल थे, जबकि ये दोनों एक दूसरे पर तंज करने में मसरूफ थे। सामने वाला शख्स होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए इरहाम की हालत का मजा ले रहा था। उसे ये बातें काफी दिलचस्प लग रही थी। उसने इरहाम की बीवी को अपनी कैद में रखा हुआ था, जबकि इरहाम गुस्से से लाल पीला खड़ा उसे देख रहा था। इरहाम ने एक बार गुस्से से फिर चिल्लाकर कहा, कहाँ है मेरी बीवी? क्या बकवास कर रहा हूं मैं? अभी मेरी बीवी को लेकर आओ। जबकि वो कहने लगा कि अबरिश तो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं उसे कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं भेजूंगा। उसने कहा कि खबरदार, अगर तुमने अबरिश का दोबारा नाम भी लिया, वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा इंसान अपनी जुबान से उसका नाम भी ले। अभी उन दोनों के दरमियान यही तकरार चल रही थी कि उसके कानों से अब्रिश की आवाज़ टकराई। वो दरवाज़ा पीट रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर निकालो। वो बार बार इरहाम का नाम पुकारे जा रही थी। इरहाम ने उसके बाप को वहीं छोड़ा और भागता हुआ उस दरवाजे तक आया जहां से आवाज़ आ रही थी। उसके पीछे भागता हुआ एहराम भी आ चुका था। एहराम कोई और नहीं बल्कि इरहाम का बहुत ही करीबी दोस्त था।
ان دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ایک دوسرے کے بنا ایک پل نہیں جیتے تھے، لیکن جب سے ارحام کی شادی ابرش سے ہوئی تھی، اس نے ارحام سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ ارحام نے اسے کئی بار کال کی، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی تھی، اور آج وہ اس کے سامنے آ چکا تھا اور اب اس کی بیوی کو اٹھا لایا تھا۔ ارحام دروازے تک پہنچ ہی چکا تھا، وہ ابھی دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ احرام آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے گریبان سے اسے پکڑ لیا اور اس پر مکیاں برسانے لگا، کہنے لگا، خبردار، اگر تم نے اس کے سامنے دروازہ کھولا یا پھر اسے ہاتھ بھی لگایا تو۔ ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ ابرش کا نام لے کر ارحام نے اس سے کہا تھا کہ خبردار، اگر تم نے ابرش کو کوئی نقصان بھی پہنچایا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے احرام کے چہرے پر مکے مارنا شروع کر دیے تھے۔ باہر سے شور کی آواز سن کر وہیں پر سکتے میں ابرش آ گئی تھی۔ ابرش نے دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے پر مکے برسا رہے تھے۔ کچھ ہی پل میں احرام پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے اس کو پے در پہ تھپڑ مارے اور تھپڑ مارتے مارتے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ دروازہ کھٹکنا بند ہو گیا ہے۔ اسے ایک دم سے ابرش کی یاد آئی تھی۔ ابرش کا خیال آتے ہی اس نے اسی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ابرش بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور کافی خون بہہ چکا تھا۔ باہر سے فائرنگ کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر تمام لوگ خاموش ہو گئے تھے، اور اب احرام خون میں لت پت یہاں پڑا تھا تو اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن اس میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے ابرش کو اٹھایا اور گاڑی تک لے آیا تھا۔ اس نے اپنے بندوں کو فائرنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ احرام کے تمام ساتھی اب احرام کے پاس پہنچ چکے تھے۔ احرام میں اٹھنے کی سخت باقی نہ رہی تھی۔ امجد صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اگر وہ آگے بڑھ کر ارحام سے ابرش کو چھوڑنے کا کہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ابرش اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اس کے سر سے کافی سارا خون بہہ گیا تھا۔ پہلے ہی اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ امجد صاحب خاموشی سے وہیں کھڑے رہ گئے تھے، لیکن اب وہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ بیٹی کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو تھوڑا سکون پہنچا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے سے اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے احرام کے بندوں کے ساتھ احرام کو اٹھانا چاہا، جبکہ ارحام ابرش کو لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ہسپتال جا کر پتہ چلا کہ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور اسے 2-4 ٹانکے بھی لگیں گے اور اس کو ہوش میں آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا تھا، کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے اس کے ہاتھ پر زخم لگایا تھا اور پھر اس کے بعد اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ کوریڈور میں پڑی کچھ کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے کچھ دن بھٹکنے لگے جب ابرش اس کے ساتھ تھی۔ اس کے لیے کپڑے استری کر کے لے جاتی تو وہ تب بھی اسے ڈانٹ دیتا کہ اگر وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تب بھی وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے اس کی اوقات یاد دلاتا تھا، اور اگر کچھ نہ وہ کہتی تب بھی وہ اس سے کہتا کہ تم خاموش کیوں ہو۔ اسے اپنی ایک ایک زیادتی یاد آنے لگی تھی۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس قدر اس نے ذلیل کر رکھا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے دور جانے کا احساس کیسا جان لیوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے بچنے کی دل تمنا کر رہا تھا۔ ایک تو 3 دن سے وہ بھوکی پیاسی تھی اور اوپر سے اس کے سر پر لگنے والی یہ چوٹ، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے پاس کسی نسوانی آواز نے اپنی طرف کھینچا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ساتھ نرگس پھپھو بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ابرش کی ماں اور ارحام کی سگی پھپھو تھی۔ کئی سال پہلے جب نرگس کے والد سے امجد کے والد کا قتل ہو گیا تھا، تب انہوں نے قصاص کے طور پر نرگس کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور اسے اسی طرح سے رکھا تھا جیسے کوئی باندی ہو۔ اس 20 سال کے عرصے میں ان کی صرف ایک ہی بیٹی ہوئی تھی، اور وہ تھی ابرش، جس نے ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم رکھا تھا، ورنہ گھر میں تو اس کی عزت سوائے ایک پالتو کتے کے اور کچھ نہ تھی جو ان کا حکم ماننے کے لیے موجود ہو۔
इतने सालों बाद अपनी फुफ्फो को अपने सामने देखकर उसे हैरत हुई थी। वो रो रही थी और कह रही थी कि अबरिश ठीक है ना? इरहाम बताओ, अबरिश ठीक है ना? इरहाम ने कहा कि मैं नहीं जानता फुफ्फो, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी वो कहने लगी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ, लेकिन अपनी बेटी पर आने वाली मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर तकलीफ थी तो भला मैं कैसे आराम से सो सकती थी। अबरिश के अब्बू ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हो। तभी मैंने ड्राइवर से कहा और यहाँ पर पहुँच गई। मुझे मेरी बेटी से एक बार मिला दो। मैं कितने अरसे से अपनी बेटी से मिली नहीं। वो रो कर इससे फरियाद कर रही थी। तभी इरहाम कहने लगा, फुफो, आपको आपके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिली है। वो नाकर्दा गुनाह जो ना तो आपने किया था और ना ही दादा जान ने किया था, फिर भी आपको उसकी सज़ा दी गई। आप एक ऐसे इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार चुकी हैं? मैं भी तो वही करना चाहता था। तभी वो नरगिस फुफ्फो कहने लगी कि बेटा, तुम भी इस वक्त गलती पर हो। तुम भी एक मासूम को उसकी ना करदा गुनाहों की सज़ा दे रहे हो। इसके बाप से गोली ज़रूर चली थी, लेकिन वो गोली तुम्हारे भाई को नहीं लगी थी। तुम्हारे भाई को दूसरी समझ से आने वाली गोली लगी थी, और वो गोली तुम जानते हो किसने चलाई थी? वो गोली एहराम ने चलाई थी, और वही तुम्हारा दुश्मन है, जिसे तुम हमेशा से अपना दोस्त समझते आए हो। वो कुछ ना बिगाड़ सका तो अब तुम्हारी बीवी को उठाकर ले गया था। फुफ्फो की ये बात सुनकर इरहाम खामोश हो गया था। उसे एक बार फिर से एहसास हुआ और शर्मिंदगी ने उसे आन घेरा था कि भला वो क्या कर चुका है। इसमें और अमजद साहब में कोई फर्क रह नहीं गया था। उसने भी तो उसकी फुफ्फो के साथ यही काम किया था। उसको ऐसे काम की सज़ा दी थी जो कि ना तो उसने किया था और ना ही उसके ख़ानदान में से किसी ने किया था। तो भला अब वो ऐसा करके इस तरह क्यों था? इरहाम की आंखें भीगने लगी थीं और वो हैरत से नरगिस फुफ्फो को देखने लगा। फुफ्फो कहने लगी कि हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम भी अमजद साहब की तरह से ही काम कर रहे हो। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनके बाप का कत्ल मेरे बाप ने नहीं, बल्कि उनके किसी दुश्मन ने किया था। और हालात ऐसे बन चुके थे कि उस वक्त मेरे बाप भी शिकार करने के लिए जा पहुंचा था। कब शिकार खेलते खेलते न जाने कब उसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया, और इल्ज़ाम सारा मेरे बाप पर आ गया था। और मेरे बाप को कत्ल करवाने के लिए मेरे भाई राजी ना थे, जिसकी वजह से मुझे वन्नी के तौर पर अमजद के निकाह में दे दिया गया था। हमारा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हिसाब था। मैं और अमजद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं वनी के तौर पर के सास के तौर पर उनके घर दुल्हन बनकर गई, तो वहाँ पर मेरी अहमियत घर की नौकरानी से भी कम थी। मैं बहुत मुश्किलों से गुजरी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी इसी वक्त से गुजरे। तुम यकीन जानो कि तुम्हारे भाई पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एहराम था। एहराम तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन उस वक्त सामने इंजमाम आ गया था और तुम्हारे हिस्से की गोली इंजमाम के सीने में जा लगी थी। ये एक हकीकत है, और एक बार फिर से ये हकीकत ओझल हो रही है। एक बार फिर से दो जिंदगियां उजड़ रही हैं। तुम इन जिंदगियों को सुधार लो। तुम ये सब मत करो जैसा अमजद ने किया था। उसने हमारी मोहब्बत का गला घोंट कर उसे दफना दिया था, लेकिन तुम ऐसा मत करो। अब अबरीश तुम्हारे निकाह में है और तुम्हारे ही सहारे पर है। तुम कभी भी उसे एहराम जैसे इंसान के हाथों मत खोना, क्योंकि एहराम ने अमजद से ये वादा लिया था कि उसके घर के कागजात जो थे वो उसे अपने पास जमानत के तौर पर रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने घर के तमाम कागजात अपने नाम करवा लिए हैं, और अब हमारा घर सब कुछ एहराम के हाथ में है। वो अब इस शर्त पर हमें वापस करेगा जब इसके पास अबरिश होगी, लेकिन अबरिश को हमने तुम्हारे हवाले कर दिया था। अब वो किसी भी सूरत अबरिश को नहीं छोड़ेगा। तुम अबरिश का ख्याल रखना। ये कहते हुए फुफ्फो रोने लगी थी। इतने सालों बाद वो अपने सामने अपनी इस फुफ्फो को बैठा देख रहा था, जो कई साल पहले उसे अपनी गोद में उठाकर खिलाया करती थी। वो जल्दी से फुफ्फो जी के सीने से लग गया और रोने लगा। आज भी वो बिल्कुल बच्चे जैसा था और रो रहा था। फुफ्फो ने उसे सीने से लगाया और उससे कहने लगी कि अमजद को आज अपनी गलती का एहसास हो गया है।
اس نے مجھے ساری عمر بہت تکلیف دی ہے، لیکن آج جب اس کی بیٹی پر یہ وقت آیا تو اسے سمجھ آ گیا کہ ونی میں جانے والی بیٹیوں کے ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہوگی اور وہ کس کرب سے گزرتی ہوں گی۔ آج اس کی اپنی بیٹی پر یہ بات آئی ہے تو اس کے دل کو بھی جھٹکا ملا ہے۔ ابھی وہ یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے آتے ہوئے امجد صاحب پر ارحام کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ شکست خوردہ نظر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سامنے اسی طرح سے آ گئے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بھائی کا قتل نہیں کیا، لیکن پھر بھی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو مجھے معاف کر دو، لیکن میری بیٹی کو بچا لو، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ کیا کیا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے تم میری بچی کو بچا لو۔ روتے روتے وہ ارحام کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ ارحام اس وقت خود بہت ایموشنل تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 6 مہینے ابرش اس کے پاس رہی تھی اور ان 6 مہینوں میں اس نے ابرش کا کیا سے کیا حال کر دیا تھا۔ اس نے امجد صاحب کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا لیا اور اپنی رویے کی معافی مانگنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا کیا دھرا احرام کا ہے، لیکن وہ خود اس سب سے انجان بن چکا ہے۔ اب فیصلہ تم پر ہے، تم مجھے چاہے جو بھی سزا دے دو، لیکن میری بیٹی پر دوبارہ ایسی سزا مت رکھنا، اسے اس طرح سے مت رکھنا جس طرح سے میں نے تمہاری پھپھو کو رکھا ہے۔ آج میں اپنے کیے کی معافی تمہارے باپ سے بھی مانگوں گا اور تمہاری پھپھو سے بھی۔ یہ کہتے ہوئے امجد صاحب نے اب نرگس کی طرف رخ کیا۔ نرگس نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ جب ہی ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ ابرش کو ہوش آ گیا ہے اور وہ ارحام کا نام پکارے جا رہی ہے، یہ بات سن کر ارحام ایک جھٹکے سے اٹھا اور بھاگتا ہوا اس کمرے تک گیا جہاں ابرش کو رکھا گیا تھا۔ اور ابرش سامنے بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپ لگے ہوئے تھے، اس کے ماتھے پر ایک پٹی لگی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھی، اور اس کی طرف وہ بڑھا اور کہنے لگا، ابریش تم ٹھیک تو ہو؟ اب ابرش نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں کیا تھا کہ ارحام کی نظریں واپس لوٹ آئیں۔ وہ اس سے معافی مانگنے لگا، جبکہ روتی ہوئی ابرش نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان 6 مہینوں میں مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے مجھ پر اس قدر ظلم کیا ہے، لیکن مجھے آپ سے شکوہ ہے۔ کبھی آپ نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیوں نہ کیا؟ آپ نے میری بات کیوں نہ سنی؟ اس کی بات کے جواب میں ارحام رونے لگا، لیکن تب ہی ان دونوں کے ماں باپ کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت یہ سارا خاندان آپس میں جڑ چکا تھا، سبھی کے دل کی تشنگی مٹ چکی تھی۔ ابرش نے کہا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اب خاموش ہو جائیں، مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی یہ بات سنی تو ارحام مسکرانے لگا۔ آخر کار ان کی محبت کی جیت ہو چکی تھی اور ارحام نے ایک سکون کی سانس بھری تھی۔ آج ابرش کی ماں نرگس بھی اتنے سالوں بعد اپنے بھائی سے ملی تھی۔ بالآخر دلوں کی تشنگی ختم ہو گئی تھی اور اس خاندان نے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد اس قصاص اور ونی کی رسم کو جڑ سے ہی ختم کر دیں گے، تاکہ اب مزید عورتیں اس چکی میں نہ پھنسیں۔